गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे व्यवस्था विज्ञान के बारे में। लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका होती है। परिभाषा आप पढ़ चुके थे। सरकार का वह जो कानून निर्माण का कार्य करता है व्यवस्थापिका करता है। सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका होती है। सभी देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, जापान में डायट कहते हैं। उसी तरह भारत में संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। इस संसद में राष्ट्रपति के अलावा दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम और निम्न सदन के नाम से, प्रथम या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि राज्यसभा को द्वितीय या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। पिछले टॉपिक में हमने लोकसभा के संगठन के बारे में पढ़ा। लोकसभा की संरचना या संगठन किस प्रकार से होता है, सदस्य संख्या कितनी होती है, निर्वाचन लोकसभा सदस्यों का कौन करता है, योग्यताएं क्या होती है उनमें, कार्यकाल कितना होता है, पदाधिकारी लोकसभा के क्या कहलाते हैं, कौन निर्वाचन करता है, अधिवेशन और गणतंत्र आदि के बारे में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा। इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत आप राज्यसभा की संरचना भी समझ सकते हैं। लोकसभा को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा भी आप पढ़ें। पहला पॉइंट आपका सदस्य संख्या है। तो लोकसभा में तो आपका ये था। अब राज्यसभा के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं सदस्य संख्या। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में भारत में जो है हमारे यहाँ राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 245। इनमें भी 12 सदस्य ये मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 को करता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह आप ध्यान रखें कि लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जबकि यहाँ राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं ये होते हैं कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा, सहकारिता और विभिन्न क्षेत्रों में जिनका उल्लेखनीय योगदान रहा हो, जिन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की हो, ऐसे लोगों को 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। जैसे खेल जगत की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हस्ती है सचिन तेंदुलकर, वो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। मनोनीत सदस्यों में से वो हैं। निर्वाचन लोकसभा में आपने पढ़ा था, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है व्यस्त मताधिकार, जबकि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और आनुपातिक मत होता है। यानी राज्यसभा का निर्वाचन के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता नहीं करती है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है और आनुपातिक मत पद्धति द्वारा होता है। आनुपातिक मत पद्धति के बारे में अगला जब लेसन आएगा वो कार्यपालिका का राष्ट्रपति का जब निर्वाचन हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से आपको समझा दिया जाएगा। फिर भी एक लाइन में जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अगर जनता नहीं करती है तो फिर कौन करता है। अभी आपके राजस्थान में राज्यसभा के 3 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, तो जनता ने उसमें वोटिंग नहीं की थी, जनता ने भाग नहीं लिया था। तो किसने चुने थे फिर वो? विधानसभा सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य में जो विधानसभा होती है एमएलए, वो राज्यसभा सदस्यों का
निर्वाचन करते हैं, जनता नहीं करती। योग्यताएं, लोकसभा सदस्यों के लिए जो योग्यताएं होती है लगभग वही योग्यताएं राज्यसभा सदस्यों के लिए भी वही होती है। भारत का नागरिक हो, दिवालिया हो या पागल ना हो, सरकारी लाभ की तत्पर ना हो, इस तरह की योग्यताएं। लेकिन उम्र में अंतर है। जहां लोकसभा के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होती है चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा में, वहीं राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी योग्यताएं वही हैं जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल में आपने पढ़ा था, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन भी है समय से पहले, यानी 5 वर्ष तक पूर्व लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में आप देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन भी है, यानी राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का निर्वाचन कुछ इस तरह होता है कि प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, उसके स्थान पर 1/3 नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। फिर 2 साल बाद में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसमें भी नए आ जाएंगे। फिर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उनकी जगह नए आ जाएंगे। फिर 2 वर्ष बाद में इनका 6 वर्ष पूरे हो गए, इनका खत्म हो जाएगा, इनकी जगह नए आ जाएंगे। ये रोटेशन चलता रहता है। आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो भंग नहीं होती। पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी को अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहते हैं, जबकि राज्यसभा के पदाधिकारी को कहते हैं सभापति और उपसभापति। लेकिन एक चीज यहां आप ध्यान रखें कि राज्यसभा का सभापति हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति मान लिया जाएगा। आपको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वर्तमान नाम भी पता होने चाहिए। अखबार अगर आप पढ़ते हैं, टीवी वगैरह, न्यूज वगैरह आप देखते हैं, तो नाम आपको वैसे ही याद हो जाते हैं। अगर याद हो तो आप खुद मनन करना, सोचना लोकसभा अध्यक्ष कौन है और सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, वही सभापति होगा, तो आपको इनमें रुचि पैदा होगी। बचा उपसभापति। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही कर लेते हैं। यहाँ तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन ये करते हैं लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, जबकि यहाँ पर सिर्फ उपसभापति का करते हैं, क्योंकि सभापति तो ऑटोमेटिक उपराष्ट्रपति हो गया, तो उपसभापति का चुनाव ये लोग कर देते हैं। अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, बिल्कुल लोकसभा की तरह। जिस तरह लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं, स्थगित किए जाते हैं, उसी तरह राज्यसभा के अधिवेशन भी राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम भी वही है कि राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। सामान्यतः हमारे राज्यसभा के 3 अधिवेशन होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन अधिवेशन। और अंतिम आपका पॉइंट है गणपूर्ति, यानी राज्यसभा की बैठकों के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति लोकसभा के समान नहीं। जैसे लोकसभा की बैठकों के लिए न्यूनतम उपस्थिति 1/10 आवश्यक होती है, उसी तरह राज्यसभा की बैठकों के लिए भी न्यूनतम उपस्थिति 1/10 होती है। इसके अभाव में राज्यसभा की बैठक या राज्यसभा की कार्रवाई मान्य नहीं मानी जाती। तो बच्चों, ये लोकसभा और राज्यसभा का आपके सामने
संगठन है। आप उसको अच्छी तरीके से आप देख लें, पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और इनसे संबंधित जानकारी आप तुलनात्मक रूप से पढ़ें। लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।